गाइज, अगर आप मेरे म्यूजिक चैनल एससी म्यूजिक यानी कि सम्राट चौधरी म्यूजिक या फिर मेरे स्टोरी चैनल इंडिवर्स स्टोरीज में पार्टनर और इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, या फिर आप अपना कोई म्यूजिक, जियोपॉलिटिकल और न्यूज़ चैनल खोलना चाहते हैं जहां पे चैनल आपका होगा लेकिन मेरा सेटअप, एम्प्लॉयज़, मेरा यूट्यूब एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस यूटिलाइज होगा और प्रॉफिट जो है आपको जाएगा, तो अगर आप ये चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कीजिए इस नंबर पे। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। और आज का जो वीडियो है, बेसिकली कभी कभी जो है ना, हमें दुश्मनों की सुननी पड़ती है कि दुश्मन हमारे कौन से वीकनेसेस पे जो है टारगेट कर रहे हैं और उनका प्लान क्या है। तो इससे हमें एक काइंड ऑफ वार्निंग मिलती है कि कौन कौन से जो हमारे वीकनेसेस हैं जिन पे हमें जो है इम्प्रूव करना है। बट कुछ लोग होते हैं उनको इग्नोर करते हैं। और इनफैक्ट आज चाइनीज़ के कमेंट से, अगर आप मेरे पिछले वीडियोस के कमेंट्स भी देखें, पिछले वीडियोस में जो मैं कमेंट का जो एनालिसिस देता हूं, तो वहाँ पे मैंने हमेशा एक कहा है कि इंडिया में जो है एक यूनिवर्सल लैंग्वेज और यूनिवर्सल कल्चर की बहुत ज़रूरत है। तो आज आप देख सकते हैं कि कोइंसिडेंटली चाइनीज़ जो है इसी के बारे में बात कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द मेन वीकनेस ऑफ इंडिया विच दे आर ट्राइंग टू प्रे अपॉन। और सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि पूरा जो वेस्ट है, जो ये नहीं चाहते हैं कि इंडिया एक टॉप कंट्री बने, वो भी हमारे इसी वीकनेस को जो है उसको ही यूज़ करेगा उनका सेम ओल्ड जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के लिए। तो चलिए वीडियो देखते हैं। और वीडियो के बाद जो है, ये मैंने बेसिकली कमेंट सेक्शन की बात की है, वीडियो मैंने वैसे खुद भी नहीं देखा है, तो वीडियो देखते हैं। बट कमेंट सेक्शन जो है बेसिकली उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हमें किस किस चीज़ में जो है हमारे वीकनेस को जो है एक स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग इंडिया दुनिया की 5th सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसने 1425.7 मिलियन की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन के साथ इस महीने तय समय से पहले चाइना को पीछे करके दुनिया का 5th सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। यूनाइटेड नेशन ने ये भी कहा है कि आने वाले दशकों तक इंडिया की पॉपुलेशन लगभग बढ़ती रहेगी। चाइना की पॉपुलेशन रिसेंटली पीक पर है। भारत दुनिया की उन कुछ कंट्रीज में से एक है जहां पर सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की मिक्स्ड इकोनॉमी है। दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज के विपरीत दुनिया में मंदी का सामना करने के बावजूद इंडिया की इकोनॉमी लगातार स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रही है। यह अनुमान लगाया गया है कि 2023 में एनुअल ग्रोथ रेट 6.9% तक होगी। बेशक अब प्लेनेट पर सभी लोग भारत की तुलना चाइना से करने के लिए एक्साइटेड है। डेमोग्राफिक लाभांश वाले देश के रूप में इकोनॉमिस्ट का अनुमान है कि ये अगले 10 सालों में वर्ल्ड स्टेज पर खड़ा होगा। जब से भारत की इकोनॉमी फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं भारत पर नजर डालने के लिए आपके साथ इस एपिसोड को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी। पहला ये है कि इंडिया के पास क्या फायदे हैं, और दूसरा ये है कि उन्हें किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और क्या वो नेक्स्ट चाइना है। रेन इज हियर ने एक इन्वेस्टमेंट कोर्स भी किया है जिसमें स्टॉक का वैल्यूएशन, कंपनी के फाइनेंशियल डेटा का एनालिसिस और कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स का एनालिसिस सिखाया गया है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पर देख सकते हैं कि भारत की इकोनॉमिक हिस्ट्री काफी खास है और इसे बैटल हार्डेंड कंट्रीज में से एक माना जा सकता है। उनकी करंट अचीवमेंट्स वास्तव में कड़ी मेहनत से हासिल की गई है। 1945 से 1990 तक भारत एक समाजवादी इकोनॉमी वाला देश था। उनकी गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए कुछ रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया, जैसे कि नेशनलाइज्ड बैंकिंग, इंश्योरेंस, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, पोर्ट्स और यहाँ तक कि एयरपोर्ट्स और रेलवेज एक्सेट्रा, ये सभी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। 40 सालों से ज्यादा समय से लागू सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज के कारण ये स्ट्रेटेजी भारत में बहुत वेल्थ नहीं ला सकी है। 1990 में भारत सबसे सीरियस डेट क्राइसिस का सामना कर रहा था। उस समय पूरी कंट्री लगभग बैंकरप्ट हो गई थी। एंड में उन्होंने सर्वाइव करने के लिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से हेल्प मांगी। 1991 में इंडिया ने पुरानी पॉलिसी में कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज को जोड़ा। रिफॉर्म्स और ओपनिंग प्लान्स को न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहा जाता है, जो भारत में डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देती है और इंडिया और इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस को गति देती है, जिससे भारत की इकोनॉमी तेजी से ग्रो करती है। 2020 में इंडिया की इकोनॉमी रैपिड ग्रोथ के दौर में एंटर कर गई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार ये बताया गया है कि भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ पिछले साल 6.9% तक पहुंच गई, जो इस एरिया में चौथे स्थान पर है। मलेशिया का 8.7, चाइना का 3.0 और रिपोर्ट्स ये भी प्रेडिक्ट करती हैं कि इंडिया की वृद्धि 2024 तक जारी रहेगी, जो कि 7.1% तक पहुंच जाएगी। भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या यूनिक एडवांटेजेस हैं? इतनी सारी कंट्रीज को कैसे हराया जा सकता है?
ये सही है। जब फायदे की बात आती है तो हाल ही में हॉटेस्ट टॉपिक इसकी स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन पावर है। इस महीने भारत की पॉपुलेशन ऑफिशियली चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बन गई है और यूनाइटेड नेशन की लेटेस्ट रिपोर्ट में वो अलग अलग सेक्स और एज ग्रुप में चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का एनालिसिस भी करते हैं। साथ ही इन दोनों कंट्रीज के फ्यूचर की पॉपुलेशन के लिए उनके फोरकास्ट भी हैं। 1970 के दशक में चाइना और इंडिया दोनों ने पिरामिड जैसा रेशियो दिखाया, जिसका मतलब ये है कि ज्यादा यंग लोग के जन्म के साथ यंग लोगों का अनुपात बुजुर्गों की तुलना में बहुत ज्यादा है। 2050 में यूएन पॉपुलेशन फोरकास्ट को देखते हुए चाइना का पिरामिड नैरो हो जाएगा और ग्राफिक फनल की तरह है। 25 साल से कम एज के लोग वर्कफोर्स का बहुमत बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि 25 से 64 साल के लगभग 1/3 लोग ही बचे हैं। इंडिया की पॉपुलेशन 2050 तक बढ़ने की उम्मीद है। 25 साल से कम एज की पॉपुलेशन अभी भी मेन वर्किंग पॉपुलेशन का हाफ है। यूएन को उम्मीद है कि अगले 40 सालों में भारत की पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। 2063 तक पॉपुलेशन 1.7 बिलियन के पीक पर होगी। रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि अगली सेंचुरी की शुरुआत तक ये अनुमान है कि भारत की पॉपुलेशन चाइना से 2 गुनी है। 2/3 से ज्यादा इंडियंस की उम्र 15 से 59 के बीच है और भारत की 65% पॉपुलेशन 35 साल से भी कम उम्र की है। भारत में वर्किंग लोगों का अनुपात बच्चों और बुजुर्गों की तुलना में काफी ज्यादा है और जबकि लेबर फोर्स डिपेंडेंट पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट से भी तेजी से बढ़ रही है। ये गवर्नमेंट पॉपुलेशन ग्रोथ के इस दौर को समझ सकती है और साथ ही यंग लोगों और बच्चों के लिए एजुकेशन में बड़े इन्वेस्टमेंट में तेजी ला सकती है। ताकि लोग अपनी फैमिलीज को ऑर्गेनाइज कर सके और फर्टिलिटी कम हो सके। इस पीरियड के दौरान ये पॉलिसीज लागू होंगी, जिससे यंग लोगों की एजुकेशन और स्किल्स को एक ही समय में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इतनी हाई क्वालिटी वाली पॉपुलेशन के साथ लेबर फोर्स में उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन के कारण इस कंट्री की कंपनीज को इस एंटरप्राइज के ग्रोथ और एक्सपेंशन को बढ़ावा देने के लिए अनप्रेसिडेंटेड ह्यूमन रिसोर्स भी ऑब्टेन होंगे और फाइनली ये हाई इनकम ऑब्टेन कर सकती है और बदले में गवर्नमेंट को एक्सपेंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के निवेश में या इन्वेस्टमेंट करने के लिए आय का यूज कर सकती है। इन सभी कारणों ने इवेंचुअली एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी है जहां पूरे देश की इकोनॉमी 1950 और 1960 के दशक की तुलना में बेहतर ढंग से बढ़ रही है। साउथ कोरिया ने वो पूरी स्ट्रेटेजी लागू की है जिसका मैंने अभी वर्णन किया है। इवेंचुअली पूरी स्ट्रेटेजी के रिजल्ट में 1950 से 2008 तक पर कैपिटल जीडीपी में 500% की वृद्धि हुई है। इस स्ट्रेटेजी को इकोनॉमिक्स में डेमोग्राफिक डिवाइडेंड के रूप में भी जाना जाता है। अब पूरी दुनिया इस बात पर ध्यान दे रही है कि क्या इंडिया की इकोनॉमी इवेंचुअली इस डेमोग्राफिक डिवाइडेंड को प्राप्त करेगी और क्या इसे ह्यूज ग्रोथ में बदल देगी। भारत का दूसरा सबसे बड़ा लाभ भाषा लाभ है। आप शायद नहीं जानते होंगे कि इंडिया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंग्लिश बोलने वाली कंट्री है। भारत में इंग्लिश बोलने वाली पॉपुलेशन यूनाइटेड स्टेट्स के बाद दूसरे स्थान पर है। दुनिया में लगभग 125 मिलियन लोग इंग्लिश बोलते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। दूसरे प्लेस पर यूके नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं और कनाडा नहीं, बल्कि भारत है। इंग्लिश एक्चुअली में इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज में से एक माना जाता है। ये सिर्फ इंडियन लैंग्वेज हिंदी ही नहीं है। इंग्लिश एक्चुअल में उनके स्कूल और बिजनेस वर्ल्ड में सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है और ये सच है। मैं वर्क पर इंडियंस को जानती थी और उनकी इंग्लिश सच में अच्छी है और इस लैंग्वेज कैपेबिलिटी का वास्तव में इंडिया पर बहुत ज्यादा लाभ है। फॉर एग्जाम्पल, ये उन्हें आमतौर पर यूज होने वाले इंग्लिश लैंग्वेज के साथ इंटरनेशनली ट्रेड करने में हेल्प कर सकता है। इसने कई फॉरेन कैंपेन्स को इंडिया को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में मानने के लिए अट्रैक्ट किया है, क्योंकि जब वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो वो बहुत सारे वेल एजुकेटेड और इंग्लिश स्पीकिंग ह्यूमन रिसोर्स भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि कई लोगों ने भारत में आउटसोर्स का कॉन्ट्रैक्ट देखा है। वो कितने पावरफुल हैं। इंग्लिश की पॉपुलैरिटी के कारण कई इंडियंस ने इन बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज से कई आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं। मेरा मानना ये है कि हर किसी ने अक्सर अलग अलग कॉल्स करने की कोशिश की है, चाहे वो अमेरिकन कंपनी हो या ब्रिटिश कंपनी हो या ऑस्ट्रेलियन कंपनी हो। वेल, मुझे नहीं पता कि हॉटलाइन इंडियन से क्यों कनेक्टेड है। सो उनकी कस्टमर सर्विस काफी अच्छी तरह से डेवलप्ड हो गई है। इसके अलावा वो आईटी सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं और कई बड़ी कंपनीज अपने कुछ बाहरी प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स का यूज कर रहे हैं। इसीलिए इंडिया दुनिया के किसी भी दूसरी कंट्रीज की तुलना में तेजी से इन फॉरेन कैंपेन्स के मैनेजमेंट और उनके बिजनेस मॉडल्स के बारे में जानने के ज्यादा अवसर प्राप्त कर रही है। भारत का दूसरा बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि ये कॉमनवेल्थ नेशन का मेंबर है, जो कि कॉमनवेल्थ कंट्री है। अब ये क्या है? एक्चुअली कॉमनवेल्थ नेशन में 56 मेंबर स्टेट्स हैं, जिनमें से लगभग सभी पर यूनाइटेड किंगडम का शासन था और अकेले इंडिया कॉमनवेल्थ की टोटल पॉपुलेशन का 60% हिस्सा है।
達60%啦。所以 इसीलिए ये कॉमनवेल्थ का सबसे बड़ा मेंबर स्टेट भी है। हालांकि भारत में कई अलग अलग प्लेसेस और एरियाज की अपनी यूनिक सिस्टम और स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन वास्तव में कई इंडियन पॉलिसीज कॉमनवेल्थ कंट्रीज के सिस्टम और एक्सपीरियंस से प्रेरित है।制度同埋佢哋經驗咧去啟發咗嘅。 जब इंडिया में अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और लॉ की बात आती है तो वो सभी यूनाइटेड किंगडम या कॉमनवेल्थ कंट्रीज की सिस्टम से अलग अलग डिग्रीज तक अफेक्ट होते हैं।嘅制度影響喺一個 सेम सिस्टम और नॉर्म्स के साथ दूसरे कॉमनवेल्थ कंट्रीज को इंडिया के ट्रेड और कॉमर्स के प्रोविजंस को समझने की ज्यादा संभावना होगी।印度嘅貿易啊同埋商業嘅條文，所以咧會 इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट करना आसान है, क्योंकि उनके पास एक कॉमन स्टैंडर्ड है जो भारत को डिफरेंट प्रोफेशनल फील्ड्स में इंटरनेशनली ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनने में मदद कर सकते हैं।更加有呢個國際嘅競爭力。譬如 फॉर एग्जाम्पल कॉमनवेल्थ कंट्रीज मेडिसिन और लॉ के क्षेत्र में है।係法律領域上面咧，佢哋嘅教育 उनके एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम काफी सिमिलर है, इसीलिए भारत में इन प्रोफेशनल्स को इंटरनेशनली और अब्रॉड में लागू होने की ज्यादा संभावना है।系統同埋規範咧，都同其他 Commonwealth 國家好相似，所以咧佢哋嘅專業亦 क्योंकि उनके प्रोफेशनल लाइसेंस सिस्टम और रेगुलेशंस उन दूसरे कॉमनवेल्थ कंट्रीज के समान है। 國嘅國家咧接軌啦。咁 ऐसा लगता है कि वास्तव में इंडिया के अपने बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, मगर भारत के अपने दूसरे चैलेंजेस भी हैं। डेमोग्राफिक डिवाइडेंड इस सेंचुरी में भारत के लिए सबसे बड़ा अवसर हो सकता है, लेकिन ये सबसे बड़ा दर्द भी हो सकता है। 亦都可能係一場最大嘅痛苦。簡單 अगर सिंपली कहें तो इंडिया की इकोनॉमिक एक्सपेंशन की रेट अभी भी उतनी फास्ट नहीं है और उनकी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि उनमें से सभी को इनफ और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने का अभी भी कोई रास्ता नहीं है। अगर उन्हें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के साथ बने रहना है तो भारत को लगभग 9 मिलियन न्यू जॉब्स की जरूरत है,新嘅工作崗位，而呢啲工 और इन जॉब गैप्स के कारण कई लोग अभी भी लो पेड जॉब्स में हैं या अंडर एम्प्लॉयमेंट वाले जॉब में हैं, 嘅工作或者咧係就業不足，可能講 जैसे कि वीक में कुछ घंटे। 鐘頭咧有工開，呢個月 दिल्ली यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट ये बताते हैं कि भारत का लेबर कॉस्ट 8 सालों से ज्यादा समय से स्थिर है। उनका लेबर सप्लाई बहुत ज्यादा है, 力供應係 लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें पे करने के लिए इनफ मनी नहीं है और अंत में लेबर का लेवल कम कर दिया गया है। हालांकि भारत की इकोनॉमी पिछले लगभग एक दशक में तेजी से बढ़ी है, लेकिन इसने लोगों के लिए इक्वल नंबर में जॉब अपॉर्चुनिटीज वापस नहीं लाए हैं। ये सिचुएशन हमारे समाज में पहले से ही हाई लेवल के इनकम इनइक्वालिटी को भी बढ़ा देती है, इस प्रॉब्लम को और भी सीरियस बना देती है 更加嚴重咗，之後 और फिर ज्यादा सोशल अनरेस्ट या एनिमीज को जन्म देता है। 罪案嘅發生，所以 इसीलिए भारत में पहली प्रॉब्लम इतनी बड़ी वर्किंग पॉपुलेशन के लिए जॉब प्रोवाइड करना है, 好去提供一個就業嘅機會，但 लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। 非常之艱難嘅任務啊！喺20 भारत में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2021 में पहले से ही 28.26% जितना ज्यादा है, जो कि G20 कंट्रीज के समान क्षेत्र में चाइना, साउथ कोरिया, जापान या इंडोनेशिया से कई ज्यादा है। वेल्दी डिस्पैरिटी की इतनी सीरियस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। अगर इंडियन गवर्नमेंट हेल्थ, एजुकेशन और न्यूट्रिशन पर पर्याप्त सहायता प्रदान नहीं करती है तो इंडिया के लिए अपनी इकोनॉमी को शिखर पर पहुंचने के लिए इस डेमोग्राफिक डिवाइडेंड का लाभ उठाना मुश्किल होगा। इंडिया के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती उनकी ब्रेन ड्रेन प्रॉब्लम है। 外流問題啦。 यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट के अनुसार अब्रॉड में रहने वाले भारतीय इमिग्रेंट्स दुनिया में फॉरेन में रहने वाले सबसे बड़े एथनिक ग्रुप बन गए हैं। 海外嘅族群，即係 सिर्फ 2020 में पहले से ही 18 मिलियन इंडियंस अपने होम कंट्री के बाहर फॉरेन में रह रहे हैं। 祖國以外嘅地方啦，好多 फॉरेन में पढ़ रहे कई यंग इंडियन अपनी लाइफ कंटिन्यू करने के लिए अब्रॉड में रहना पसंद करते हैं। सबसे पॉपुलर कंट्रीज कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया है। इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक 2011 से अब तक 1.6 मिलियन से ज्यादा इंडियंस ने अपनी इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी है। 印度人放棄咗佢哋嘅印度公民嘅身份，淨喺 2022 में 1,83,700 से ज्यादा लोग पहले ही अपना इंडियन पासपोर्ट छोड़ चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट्स इंडियन के लिए फॉरेन में इमिग्रेट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है और ये वो कंट्री है जहाँ ज्यादातर इंडियंस को पासपोर्ट स्टेटस मिलता है। अभी ये मेंशन किया गया है कि इंडियंस को अपनी मदर टंग के रूप में इंग्लिश होने का लाभ है और क्योंकि वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में से एक है, 係英聯邦嘅國家之一啦。咁佢 इसीलिए साइंस और टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट, लॉ जैसी कुछ प्रोफेशनल्स के क्वालिफिकेशंस आदि फॉरेन कंट्रीज द्वारा सर्टिफाइड है। उन सभी को एक फायदा है, 上面咧都有一個好大嘅優勢，所以 लो बर्थ रेट वाली कई डेवलप्ड कंट्रीज इंडियन प्रोफेशनल्स के इस ग्रुप को अपने कंट्री में रहने के लिए टारगेट कर रहे हैं।嘅專業人士咧去佢哋嘅國家度住，譬如 फॉर एग्जाम्पल यूरोप में 46% यूरोपियन अडल्ट के पास डिजिटल स्किल्स की कमी है। 缺乏呢個 digital skill，為咗解決呢個科 टेक्नोलॉजिकल टैलेंट की कमी को दूर करने के लिए जर्मनी और यूके जैसे कई यूरोपियन
इन इंडियन IT स्मार्ट लोगों पर अपने रिस्ट्रिक्शंस में ढील दे रहे हैं। उनकी वीजा रिक्वायरमेंट्स उनके लिए उनके देश में आकर काम करना आसान बनाती है। इतने सारे यंग इंडियंस अब्रॉड में काम करना क्यों चुनते हैं? 喺外國咧，咁 ऑफ कोर्स इसका कारण कॉम्प्लेक्स और न्यूमरस है, 多嘅，但係其 लेकिन उनमें से एक मेरे लिए फंडामेंटल प्रॉब्लम है और वो है करप्शन की प्रॉब्लम। 負嘅問題啦。雖然印度 हालांकि रिफॉर्म्स और लिबरलाइजेशन के माध्यम से इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ तेज रही है, लेकिन समग्र रूप से कंट्री अभी भी पुरानी ब्यूरोक्रेसी से अफेक्टेड है। 制度影響貪 करप्शन, रिश्वतखोरी और उनमें जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी की कमी अभी भी है। ये एशिया के सबसे बैकवर्ड कंट्रीज में से एक है। 係最落後嘅國家之一。而根據 Transparency ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार उनका CPI इंडेक्स करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है और इंडिया दुनिया के 180 कंट्रीज में से 85वें स्थान पर है। 89% लोगों का ये मानना है कि भारत में गवर्नमेंट करप्शन सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है।貪污咧係一個最大嘅問題。其實呢個 इनफैक्ट ब्रेन ड्रेन इशू कई अलग अलग फैक्टर्स से अफेक्टेड है। क्लीनलीनेस इंडेक्स से लेकर, जिसका मैंने पहले मेंशन किया था, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर स्टैंडर्ड्स और यहाँ तक कि क्या सांस लेने के लिए ताज़ी हवा के झोंके हैं, ये लाइफ के बेसिक क्वालिटी में से एक इम्पोर्टेंट रेफरेंस है। 呢啲都係人類基本生活質素裏面咧一個重要嘅參考值嚟嘅。咁睇嚟 ऐसा लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को वास्तव में अपने लोगों के टैलेंट को बनाए रखने और डेमोग्राफिक डिवाइडेंड के इकोनॉमिक बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए उनके लाइफ की क्वालिटी में बड़ा सुधार करने की जरूरत है। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये भारत के लिए फ्यूचर में टैकल करने वाली सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। 嘅 project 嚟㗎啦。咁總括嚟 अगर सीधे शब्दों में कहें तो भारत मेरे लिए नेक्स्ट चाइना नहीं है। इसके अपने दूसरे यूनिक एडवांटेजेस और प्रॉब्लम्स हैं। हम सिर्फ पॉपुलेशन के साइज से इकोनॉमी की ताकत को जज नहीं कर सकते हैं। 單咧就係睇呢個人口有幾多去判斷嘅。咁雖然 हालांकि बड़ी पॉपुलेशन अपने लेबर फोर्स बढ़ाएगी और लेबर कॉस्ट कम करेगी, 可以減低個勞動成本，所以 लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए सच में कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है। लेकिन अगर आप सिर्फ चीपर लेबर कॉस्ट के लिए फाइट करना चाहते हैं तो हर कुछ दशकों में हमेशा कोई दूसरी कंट्री होगी जो करंट लोएस्ट कॉस्ट कंट्री को चीपर लेबर कॉस्ट और ज्यादा पॉपुलेशन के साथ बदल सकता है। 取代依家咧現有嘅最低成本嘅國家。咁 इसके अलावा अफ्रीका के कई देशों में बर्थ रेट्स हाई हैं। क्या इसका मतलब ये है कि वो सभी फ्यूचर में भारत का स्थान लेंगे? सो ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की मजबूती पर डिपेंड करता है। हम सिर्फ एक हाई लेवल की इकोनॉमिक कंपटीशन का कंपैरिजन करने के लिए इस कम लागत और अधिक लेबर फोर्स का यूज नहीं करेंगे। 上一層嘅經濟競爭咧就唔 ये सिर्फ पॉपुलेशन के बारे में नहीं है, 人口數目㗎啦，而係 ये कंट्री में अपने R&D के बारे में है 本身佢哋嘅 R&D 嘅研發啦，佢哋 और उनके द्वारा प्रोड्यूस प्रोडक्ट के बारे में है और क्या वो वैल्यू और उनके प्रोडक्ट्स के डिजाइन को ऐड करते हैं। 係點啦。咁 तो फिर आपके अनुसार भारत में सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? तो सबसे पहले मिन सिंह 1765 ने कमेंट किया है कि ये एनालिसिस कुछ ज़्यादा ही फॉर्मूला बेस्ड है। इनफैक्ट बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो कि इंडिया में है उनको सॉल्व करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। चाइना और इंडिया एक साथ ही डेवलप होना शुरू हुआ था और इंडिया के पास आज वेस्ट का एग्जिस्टेंस भी है, तो फिर चाइना और इंडिया में अभी भी इतना फ़र्क क्यों? उसके बाद DT वोंग ने कमेंट किया है कि इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंडिया को एक देश नहीं कहा जा सकता। देयर रीजनल कल्चर एंड ट्रेडिशन डिफरेंस इज टू स्ट्रॉन्ग टू यूनाइट देम एज अ होल कंट्री। और इसके बारे में मैं काफ़ी बार पहले भी बात कर चुका हूँ, क्योंकि जो मैंने हमेशा कहा है कि ये जो हमारा डाइवर्सिटी और सो कॉल्ड ये है, इनफैक्ट रशिया इज़ द ग्रेट एग्जाम्पल, क्योंकि रशिया में मैंने अभी बहुत सालों जो है रशिया में रहा हूँ मैं और देखा है मैंने कि रशिया में भले ही दूसरे कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्योंकि चाहे जितना भी डायलेक्ट्स हो, जितना भी ट्राइब्स, रिलीजियंस जो भी हो, एक यूनिवर्सल रशियन कल्चर और रशियन लैंग्वेज जो है ऑल ओवर रशिया छाया हुआ है, जिससे हर कोई रिलेट कर पाता है, क्योंकि बचपन से अपने साथ साथ जो है ओवरऑल नेशनल लैंग्वेज को और नेशनल कल्चर को जो है वो फॉलो करते हैं, जिससे चाहे कितनी भी डिफरेंस हो, रशिया में भी 230 से ऊपर ट्राइब्स, लैंग्वेजेस, डायलेक्ट्स ये सब है, लेकिन वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है, क्योंकि सबको जो है रशियन पता होता है और एक रशियन कल्चर जो है और एक रशियन आइडेंटिटी जो है सब पे वो एकदम हावी दिखता है। वो लोग हमेशा जो है अपने रीजनलिटी को साइड में हटाते हुए नेशनलिज्म को सबसे जो है आगे रखते हैं। चाहे वो ततरस्तान या फिर दागिस्तान के मुस्लिम्स हो या फिर जो साइबेरिया के जो लोकल पॉपुलेशन है, लोकल एशियन पॉपुलेशन है, वो दिखने में तो एशियन जैसे ही लगते हैं, लेकिन वो एक अलग ही ट्राइब है। मैं यहाँ पे इनफैक्ट साइबेरिया में खांती मानसिस करके एक जगह में रहा हूँ, वहाँ पे खांती ट्राइब एक जो है वो अलग ही दिखते हैं, एकदम एशियन जैसे दिखते हैं, बट हमेशा जो है दे फील प्राउड टू बी रशियन। तो एनीवे मैं फिर से वही चीज़ पे एम्फसाइज करना चाहूँगा कि इंडिया को एक नेशनल लैंग्वेज और नेशनल आइडेंटिटी की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो संस्कृत हो, इंग्लिश भी हो। इंग्लिश अगर हम एक मतलब वेस्ट की लैंग्वेज के हिसाब से ना देखें, एक यूनिफाइंग लैंग्वेज के हिसाब से देखें, या फिर कोई भी हिंदी हो, बट एक जो है वी हैव टू एग्री अपॉन वन नेशनल लैंग्वेज एंड वन नेशनल आइडेंटिटी, जो कि ऑब्वियसली you follow your own tradition, culture of your region, but you always need to be proud of the national identity and national language.
उसके बाद कार्डी लू 3614 ने कमेंट किया कि हर कोई जो है एक चीज़ को बहुत इग्नोर करते हैं और वो है क्लाइमेट चेंज। इन इंडिया पिछले कुछ सालों में नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर जो है 41 to 45 डिग्रीज तक भी जो है पहुंच जा रहे हैं। तो एक्सट्रीम वेदर हैज सीरियस इम्पैक्ट ऑन इंडियाज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल एंड इन मेनी फील्ड्स। इंडिया इज वन ऑफ द मेजर विक्टिम्स ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। उसके बाद विंसेंट ने कमेंट किया कि फ्रैंकली यू आर मिसिंग द पॉइंट दैट इंडिया इज नॉट लाइक चाइना बिकॉज इन इंडिया देयर आर ओवर 1265 डायलेक्ट्स। पीपल इन नेक्स्ट टाउन में स्पीक कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज। और फिर करप्शन, स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा ही पावर होना, ये सब भी जो है एक बहुत ही नेगेटिव फैक्टर है इंडिया में एंड ओनली अ रेवोल्यूशन वुड बी एबल टू फिक्स दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। उसके बाद ईगल्स वॉच ने कमेंट किया है कि मैं आपके व्यू पॉइंट से जो है एग्री करता हूँ, लेकिन मैं एडिशनल कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा। नंबर 1, प्रोडक्शन एंड लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इंडिया के पास लेबर और एंटरप्रेन्योरशिप तो बहुत अच्छा है, लेकिन लैंड और कैपिटल की कमी है। इंडिया इज ओनली हाफ इन साइज कंपेयर टू चाइना और कैपिटल भी जो है कंपेयर टू चाइना बहुत कम है। एंड सेकेंड पॉइंट इज लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। चाइना के पास नेचुरल रिसोर्सेज के भंडार है, कोल, आयरन ओर, लिथियम, ऑयल फील्ड्स एक्सेट्रा, रॉ मटेरियल ऑल द वे फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स। China has everything. That is why there are many manufacturing jobs in China. और थर्ड पॉइंट है lack of infrastructure. India is way behind China in super highways, port facilities, railroad systems, etc. India has to spend billions of dollars to develop its infrastructure in order to attract foreign investment and manufacturing. उसके बाद रेलाई 4142 ने लिखा है कि इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है AI. अगले 10 सालों में AI काफ़ी इंप्रूव करेगा एंड द डेमोग्राफिक डिविडेंड में ऑल्सो बिकम ए पॉपुलेशन बर्डन। बट AI बनाएगा कौन? AI बनाने के लिए प्रोग्रामिंग, IT सेक्टर जो है बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, तो जो कि इंडिया में है, चाइना में नहीं। तो AI जो है ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी, इंडिया को ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा और चाइना को ही ज़्यादा हार्म करेगा। उसके बाद वायनाड 2076 ने कमेंट किया कि द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इंडियंस इज दैट मनी इज मोर इंपॉर्टेंट देन लाइफ। ये बोल भी कौन रहा है? देखो, मनी इज मोर इंपॉर्टेंट देन लाइफ, जो कि जिस देश में सरकार स्लम्स को क्लियर करने के लिए रातों रात जो है गरीब लोगों को लात मार के जो है लिटरली लेफ्ट देम टू डाई बेसिकली। इंडिया चाहता तो ये बहुत पहले करता और सिर्फ एक अच्छा इंप्रेशन दिखाने के लिए काफ़ी लोगों को अगर हम मानने पे आ जाते तो हम इंप्रेशन तो क्रिएट कर पाते, बट वी हैव बीन द सेम काइंड ऑफ पिग्स दैट द चाइनीज गवर्नमेंट इज एंड दैट इज द मेन डिफरेंस। तो आपने तो पूरा उल्टा कहा, बट जिन्होंने अपने चाइना जैसे देश के बाहर कभी निकला ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है, उससे और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जोचेंग 659 ने कमेंट किया है कि इंडिया हैज़ सिंपली अ ह्यूज पॉपुलेशन। अगर इतना बड़ा पॉपुलेशन जो है उनके हाथ एक बार सक्सेस लग जाता तो रातों रात नेक्स्ट मॉर्निंग ही जो है इंडिया पूरे दुनिया का लीडर होता। इंडिया वुड हैव क्रिएटेड हेजिमनी अर्ली इन द मॉर्निंग, लेकिन इंडिया ये कर नहीं पाया। उसके बाद पीटर्स ओ ने लिखा है कि डू यू थिंक द वेस्ट विल क्रिएट अनदर चाइना? वेल, चाइना इज क्रिएटेड बट इंडिया विल बी मेड बाई इट्स ओन। उसके बाद लीड एविड 204 ने लिखा है कि इन एडिशन टू व्हाट द एंकर सेड, इंडिया हैज़ इंडियंस इन ऑलमोस्ट ऑल अदर कंट्रीज इन मेजर पॉलिटिकल पोजीशंस and major talent positions around the world, and India has already caught up with China in terms of ability. उसके बाद जीडोंग चेन 8759 ने लिखा है कि इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंटरनल डिफरेंसेस, सो एनी पॉलिसी फेसेस मेनी कंस्ट्रेंट्स and it goes out of shape. Firstly, there are too many ethnic groups and there are not many sea outlets. Secondly, there are too many classes of people. And thirdly, there are too many religion. सेकुलर देशों के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करना काफ़ी आसान होता है। दिस मीन्स इंडिया में काफ़ी सारे ग्रुप्स है जिनके इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग है बिकॉज ऑफ जियोग्राफी, रेस, रिलीजन, रिच, पुअर एंड हिस्ट्री। द स्ट्रगल ऑफ दिस इंटरेस्ट ग्रुप्स विल इनेविटेबली हैव ग्रेट साइड इफेक्ट्स ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस पॉलिसीज। और अगर इंडिया को इन सारे ग्रुप्स को सेटिस्फाई करना है एक साथ, तो इंडिया को एक एक्सट्रीमली इनएफिशिएंट डेमोक्रेसी जो है अपनाना पड़ेगा एंड दैट इज वाई इंडिया इज स्टक इन ए क्वैगमायर। इंडिया अभी भी जो है एक गड्ढे में फंसा है इन कारण की वजह से। उसके बाद चार्ल्स चॉय 2327 ने कमेंट किया है कि बिलियंस ऑफ पीपल आर हार्ड टू फीड एंड हार्ड टू मैनेज विच क्रिएट्स कैओस। इंडिया हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन बट हमें इंडिया में एक मैनेजेबल सोसाइटी चाहिए। तो दोस्तों, आज कमेंट का सिलसिला जो है यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।